उत्तराखंड का मानसून सत्र तय। गैरसैंण में होगा विधानसभा सत्र। 21 से 23 अगस्त तक चलेगा सत्र। केदार घाटी में बारिश और खराब मौसम के बीच राहत और बचाव कार्य जारी। मुश्किल हालातों के बीच भी लोग का चल रहा रेस्क्यू। सीएम धामी के निर्देशों पर चल रहा राहत का काम। पंचायती राज विभाग की समीक्षा बैठक। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अधिकारियों को दिए निर्देश। कहा, पंचायत भवनों को पर्वतीय शैली में बनाएं। उत्तराखंड में तेज बारिश से मिलेगी राहत। 5 अगस्त तक मौसम रहेगा सामान्य। बागेश्वर, चमोली, रुद्रप्रयाग और उत्तरकाशी में तेज बारिश का किया गया अलर्ट। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। देवभूमि लाइव देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ पायल। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे देहरादून से आ रही बड़ी खबर के साथ, जहां ग्रीष्मकालीन राजधानी गैरसैंण में विधानसभा सत्र होने वाला है। आपको बता दें 21 से 23 अगस्त तक मानसून सत्र चलेगा। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने अनुमोदन किया है और 23 अगस्त तक ये विधानसभा सत्र चलेगा। ग्रीष्मकालीन राजधानी गैरसैंण में गत वर्ष बजट सत्र के बाद कोई विधानसभा सत्र नहीं हुआ था और विधायकों ने 450 से ज्यादा प्रश्न भेजे हैं। तो देखिए, ग्रीष्मकालीन राजधानी गैरसैंण में विधानसभा सत्र होगा। 21 से 23 अगस्त तक मानसून सत्र चलेगा। 18 जुलाई को कैबिनेट की बैठक आयोजित की गई थी और इस दौरान सीएम पुष्कर सिंह धामी को स्थान और समय तय करने को लेकर अधिकृत किया गया था और शुक्रवार को सीएम पुष्कर सिंह धामी ने यह आदेश जारी किया है और 21 से 23 अगस्त तक मानसून सत्र चलेगा विधानसभा का। ग्रीष्मकालीन राजधानी गैरसैंण में गत वर्ष बजट सत्र के बाद विधानसभा का कोई सत्र नहीं हुआ है। विधायकों ने 450 से ज्यादा प्रश्न भेजे हैं। तो देखिए, लोकसभा चुनाव के बाद देहरादून में आयोजित किया गया था बजट सत्र 2024-25 और इसके बाद लगातार विपक्ष विरोध कर रहा था और इस सत्र को देहरादून में कराने की मांग कर रहा था। इसके बाद कैबिनेट की बैठक हुई और बैठक में स्थान और समय तय करने के लिए सीएम पुष्कर सिंह धामी को अधिकृत किया गया और इसके बाद शुक्रवार को सीएम धामी ने यह आदेश जारी किया और 21 से 23 अगस्त तक मानसून सत्र चलेगा। ग्रीष्मकालीन राजधानी गैरसैंण में ये विधानसभा सत्र मानसून सत्र आयोजित किया जाएगा। तो देखिए, सीएम पुष्कर सिंह धामी ने 23 अगस्त तक ये मानसून सत्र चलेगा अनुमोदन किया है सीएम पुष्कर सिंह धामी ने। ग्रीष्मकालीन राजधानी गैरसैंण में गत वर्ष बजट सत्र के बाद विधानसभा का कोई सत्र नहीं हुआ। विधायकों ने 450 से ज्यादा प्रश्न भेजे हैं। एक बार फिर से आपको खबर दे दें, ग्रीष्मकालीन राजधानी गैरसैंण में विधानसभा सत्र आयोजित किया जाएगा। 21 से 23 अगस्त तक मानसून सत्र चलेगा। आपको बता दें कि सीएम पुष्कर सिंह धामी ने अनुमोदन किया है और 23 अगस्त तक विधानसभा सत्र चलेगा। ग्रीष्मकालीन राजधानी गैरसैंण में गत वर्ष बजट सत्र के बाद विधानसभा का कोई सत्र नहीं हुआ और इसी को लेकर विधायकों ने 450 से ज्यादा प्रश्न भेजे हैं। चलिए, ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता विनय सूद हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। विनय, ग्रीष्मकालीन राजधानी गैरसैंण में विधानसभा का सत्र होने वाला है, क्या कुछ इस सत्र में खास रहने वाला है? जी बिल्कुल पायल, देखिए आपको बता दें कि जो गैरसैंण है वहां पर जो ये सत्र है वो आहूत किया जाएगा, जिसको लेकर के जो तिथि है वो तय कर दी गई है। साथ ही साथ आपको ये भी बता दें कि 21 तारीख से लेकर 23 तारीख तक जो है ग्रीष्मकालीन जो राजधानी है गैरसैंण, वहां पर जो है ये सत्र आयोजित किया जाएगा और इसको लेकर के सरकार ने जिस तरह से यहाँ पर आदेश भी जारी कर दिया है, तो देखा जा सकता है कि इसमें जो विधायक हैं, विधायकों की अगर बात करें
तो जो विधायक हैं, विधायकों ने 450 से ज्यादा प्रश्न जो है इस दौरान सचिवालय विधानसभा को भेज दिए हैं, जिसको लेकर के पूरी तैयारी जो है अब शुरू हो चुकी है। तो वहीं अब इसको लेकर के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अगर बात करें तो जिस तरह से सत्र गैरसैंण में आयोजित होगा, इसको लेकर काफी बड़ा फैसला जो है सीएम धामी ने इस दौरान लिया है, क्योंकि देहरादून विधानसभा की अगर बात करें तो देहरादून में जो है की जो विधानसभा है, यहाँ पर कुछ कार्य जो है इस दौरान किया जा रहा है, जिसके चलते ये फैसला इस दौरान लिया गया है। और राजधानी का जो ये गैरसैंण सत्र है, जो मानसून सत्र जो होने जा रहा है, ये गैरसैंण में ही होगा। जी जी बिल्कुल विनय, तो देखा जाए तो मानसून सत्र काफी हंगामेदार भी रहेगा, क्योंकि विपक्ष सत्ता पक्ष को घेरने की पूरी कोशिश करेगा। कई मुद्दे हैं, जैसे कि केदारनाथ दिल्ली में जो बन रहा था, उसको लेकर सरकार को घेरने की कोशिश की जाएगी। और क्या कुछ मुख्य मुद्दे हो सकते हैं जिस पर सरकार को घेरा जाएगा? जी बिल्कुल, देखिए पायल आपको बता दें कि विपक्ष की अगर बात करें तो विपक्ष जो है लगातार सरकार को घेरने की तैयारी में रहता है। और ऐसे में जो मानसून सत्र ये होने जा रहा है गैरसैंण में, तो इसको लेकर के विपक्ष की तैयारियां भी पूरी हैं। जिस तरह से उन्होंने 450 से ज्यादा जो प्रश्न है वो तैयार किए हैं, तो ऐसे में देखा जा सकता है कि केदारनाथ का एक बड़ा मुद्दा जो है इन दिनों उत्तराखंड में चल रहा है, क्योंकि केदारनाथ का जो मंदिर निर्माण कार्य दिल्ली में किया जा रहा है, उसको लेकर शुरू से ही यहाँ पर कांग्रेस विरोध करती हुई नजर आई है। साथ ही जिस तरह से एक बड़ी यात्रा भी जो है इस दौरान केदारनाथ बचाओ अभियान यात्रा के चलते जो है कांग्रेस ने निकाली, हालांकि इसको जो है अब स्थगित कर दिया गया है। तो ऐसे में देखा जा सकता है कि जो विपक्ष है पूरी तरह से तैयारी में है कि किस तरह से सरकार को आड़े हाथों लिया जाए, किस तरह से जो है सत्र के दौरान यहाँ पर सरकार को घेरना चाहिए। तमाम चीजों को जो है ध्यान में रखते हुए यहाँ पे विपक्ष अपनी भूमिका निभाने की तैयारी कर रहा है। जी जो बिल्कुल विनय, तो विपक्ष लगातार मांग कर रहा था कि गैरसैंण में विधानसभा का मानसून सत्र आयोजित किया जाए, और काफी हंगामेदार भी ये मानसून सत्र रहेगा, क्योंकि केदारनाथ दिल्ली में बन रहा था, उसको लेकर कहीं ना कहीं विरोध जताया जाएगा। इसके बाद जो केदारनाथ में सोना चोरी का मामला है, उसको भी गंभीरता से लिया जाएगा सदन में। फिलहाल शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए और जानकारी साझा करने के लिए। तो देखिए, केदारनाथ में लगातार जो मांग उठ रही थी कि दिल्ली में ना बने, इसको लेकर कहीं ना कहीं विधानसभा में ये रखा जाएगा, गंभीरता से इस मुद्दे को लिया जाएगा। साथ ही सोना चोरी का जो मामला है उसको भी सदन में रखा जाएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे और बागेश्वर जिले में छात्र संघ के अध्यक्ष समेत 6 छात्रों की गिरफ्तारी का मामला राजनीतिक रूप ले चुका है। वहीं छात्रों की गिरफ्तारी के विरोध में युवा कांग्रेस ने पुलिस अधीक्षक कार्यालय के बाहर अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन करने की चेतावनी दी है, जिसे समर्थन देने युवा कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष सुमित भुल्लर बागेश्वर पहुंचे और एसपी ऑफिस और विकास भवन तिराहे पर राज्य सरकार का पुतला फूका। बता दें कि सुमित भुल्लर ने कहा कि छात्रों की गिरफ्तारी के विरोध में प्रदेश व्यापी आंदोलन किया जाएगा। समय प्रदेश में हिटलरशाही इस कदर हावी है कि उसका विरोध करने हमें यहाँ पहुँचना पड़ा। आप लोग जानते हैं कि हम केदारनाथ प्रतिष्ठा रक्षा यात्रा में सम्मिलित थे और आपदा के चलते हमारी यात्रा को हमने किस मॉडल में आगे बढ़ाना था उसका पुनर्विचार चल रहा था। लेकिन उसी बीच जब ये जानकारी मिली तो हम सब लोगों ने तय किया और मैं आज यहाँ पर आया हूँ और आने वाले निकट भविष्य में, निकट 1-2 दिनों में, 3 दिनों में प्रदेश के सारे बड़े से बड़े नेता, हमारी पार्टी के सारे विधायकगण यहाँ पर पहुँचेंगे, क्योंकि ये लड़ाई प्रतिष्ठा की लड़ाई नहीं है, ये लड़ाई न्याय की लड़ाई है। ये लड़ाई एक मनुवाद के खिलाफ लड़ाई है। अगर एक दलित समाज का एक साथी, एक छात्र, अगर लंबे समय बाद उसको छात्रों का प्रतिनिधित्व करने का मौका मिला तो इन मनुवादी मानसिकता के लोगों को वो स्वीकार नहीं हुआ। उधमसिंह नगर जिले के किच्छा में बैग से महिला का शव बरामद होने से सनसनी फैल गई। ग्रामीणों की सूचना पर कोतवाली पुलिस की टीम मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी। किच्छा कोतवाली अंतर्गत हल्द्वानी मार्ग पर बेनी मजार के पास संदिग्ध परिस्थितियों में ग्रामीणों ने झाड़ियों के बीच एक बैग पड़ा देखा, जिसकी सूचना ग्रामीणों ने किच्छा पुलिस को दी। सूचना के बाद किच्छा पुलिस की टीम मौके पर पहुंच गई और जांच शुरू कर दी। एसएसपी मंजूनाथ टीसी ने बताया कि बैग में महिला का शव बरामद हुआ है। फिलहाल पूरे मामले की जांच की जा रही है। बारिश हुई किच्छा और ऊपर पहाड़ी इलाकों में,
तो मतलब इस पूरा जनपद में और पहाड़ी इलाकों में, तो वहाँ पर नदी क्षेत्र में एक बॉडी मिला है। तो बॉडी जो है एक बड़ा सा एक बैग की रूप में, बहुत बड़ा बैग के रूप में है, उस जगह पर ऐसा उसमें लपेटते हुए मिला है। तो अभी शिनाख्त की जो है तुरंत हो नहीं पाई। उसके साथ कोई आईडी कार्ड्स, वॉलेट, ऐसा कोई भी आइडेंटिटी प्रूफ नहीं मिला है। तो नियमानुसार पोस्टमार्टम के बाद और बेहतर तरीके से हम बता पाएंगे कि कॉज ऑफ डेथ क्या है। उसी दिशा में हम इन्वेस्टिगेशन को फोकस कर पाएंगे। पुष्कर सिंह धामी ने उत्तराखंड सचिवालय देहरादून में पंचायती राज विभाग की समीक्षा ली। इस दौरान मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि गांवों के सुनियोजित विकास के लिए प्रत्येक विकासखंड में 5-5 गांवों को आदर्श ग्राम बनाने की दिशा में कार्य किए जाएं। देश के शीर्ष 100 आदर्श गांवों की श्रेणी में उत्तराखंड के 10 गांवों के नाम भी शामिल हो। इसके लिए गांवों की विकास के लिए योजनाबद्ध तरीके से कार्य किए जाएं। ग्राम चौपाल के आयोजन में शासन के वरिष्ठ अधिकारियों और जनपदों में जिलाधिकारियों द्वारा प्रतिभाग किया जाए। तो देखिए, सीएम धामी ने पंचायती राज विभाग की समीक्षा बैठक ली है और इस दौरान उन्होंने कई निर्देश अधिकारियों को दिए हैं। गांवों के विकास के लिए योजनाबद्ध तरीके से काम किए जाए। देश के शीर्ष 100 आदर्श गांवों में उत्तराखंड के 10 गांव हो, ये उत्तराखंड सीएम धामी ने कहा है। कांवड़ मेले के सकुशल संपन्न होने के बाद हरिद्वार डीएम और एसएसपी ने गंगा पूजन कर दक्ष मंदिर में भगवान भोलेनाथ का जलाभिषेक किया। डीएम और एसएसपी ने पूरे प्रशासनिक अमले के साथ हर की पौड़ी और मां गंगा का पूजन कर वहां से जल लाकर भोले की ससुराल कहे जाने वाले दक्षेश्वर महादेव मंदिर में जलाभिषेक किया। डीएम धीराज गबरयाल ने बताया कि पिछले 12 दिनों में हरिद्वार आए करीब 4 करोड़ से अधिक श्रद्धालुओं के लिए जो व्यवस्थाओं में सहयोग मिला, उस पर लियर सभी का धन्यवाद करने और मां गंगा ओट भगवान शिव का आभार जताने के लिए गंगा जल से भोलेनाथ का जलाभिषेक किया गया। मेले में चुनौतियां बहुत बड़ी थी और पर निर्बाध रूप से पिछले 13-14 दिन से मेला बहुत अच्छे तरीके से संपन्न हुआ है। इसमें सबसे इम्पोर्टेंट है इसकी पार्किंग के जो अरेंजमेंट्स हैं उस पर सुधार की बहुत ज़रूरत है। हालांकि इस बार बहुत अच्छे से वो मैनेज हुआ है। अंतिम दिन है हमारे कांवड़ यात्रा का और इसमें जलाभिषेक के साथ ही आज कांवड़ यात्रा का भी समापन हो जाएगा। तो जैसे जो प्रथा रही है उसमें कप्तान साहब, हम और पूरी टीम जिन्होंने इस पूरी यात्रा में टीम ने जो काम किया है, जिस मनोयोग के साथ काम किया है, ब्रह्मकुंड से गंगा जल लेके हम लोग दक्ष मंदिर आते हैं और जलाभिषेक करते हैं। तो आज इसी उद्देश्य से हम लोग यहाँ पे आए और माँ गंगा से प्रार्थना करते हैं, भगवान शिव जी से प्रार्थना करते हैं कि जितने भी श्रद्धालु हमारे आज यहाँ पे कांवड़ यात्रा के लिए आए थे, लगभग 4.25 करोड़ के करीब कांवड़ यात्री हमारे आए थे, उनकी मनोकामना पूर्ण हो। तो देखिए, डीएम और एसएसपी ने जलाभिषेक किया है। कांवड़ मेले के संपन्न होने पर जलाभिषेक किया गया है। सावन का महीना चल रहा है और शिवालयों में भक्तों की भीड़ उमड़ रही है। ऐसा ये नजारा शंकर की ससुराल दक्षेश्वर महादेव में देखने को मिला। दक्षेश्वर महादेव मंदिर में शिवरात्रि पर देर रात्रि से ही भक्तों का सैलाब उमड़ने लगा था। भक्तों की लंबी लंबी कतारें देखने को मिली। मान्यता है कि सावन के माह शिव अपनी ससुराल कनखल स्थित दक्ष प्रजापति में ही रहते हैं और इस दौरान जो भी यहाँ पर भोलेनाथ की पूजा अर्चना करता है उसकी सभी मनोकामनाएं पूरी होती है। वहीं सुरक्षा को लेकर पुलिस ने पुख्ता इंतजाम किए हैं। की संख्या में नहीं, लाखों की संख्या में हरिद्वार में जो है जितने भी भक्तगण हरिद्वार के वासी है, सभी जो है दक्ष मंदिर में, बिल्केश्वर में, नीलेश्वर में, जहाँ जहाँ भगवान शंकर के मंदिर है वहाँ अभिषेक कर रहे हैं, भगवान को जल चढ़ा रहे हैं। इस समय जो भगवान शंकर जो सावन के महीने में हरिद्वार में होते हैं, हरिद्वार में निवास करते हैं और जितने भी हरिद्वार के मंदिर है सभी पे जो है हरिद्वार वालों की आस्था है, सभी भगवान शंकर से प्रेम रखते हैं और सभी को ये है कि भगवान शंकर ऐसे देवों के देव महादेव है जो एक लोटा जल में ही प्रसन्न हो जाएंगे और हमारी मनोकामना पूर्ण करेंगे। और ये भी सत्य है जो भगवान शंकर को मन से चाहता है, मन से विश्वास से
उनको जो है जल अभिषेक करता है, उनकी मन की इच्छाएं पूर्ण हो जाती है। राजा दक्ष को भगवान भोलेनाथ ने वचन दिया था कि श्रावण मास में जो इनकी ससुराल है और वहाँ वो पूरे मास भर रहेंगे, तो ऐसी मान्यता है और इसी कारण से पूरी देश और दुनिया के लोग यहाँ आते हैं। और इसी प्रकार हम लोग भी आज चूंकि त्रयोदशी है, 13 है श्रावण मास की, आज शिवरात्रि है, हमने भोले का जलाभिषेक किया है और विश्व कल्याण की कामना की है। यहाँ मनोकामनाएं पूरी होती हैं और ये शंकर भगवान जी की ससुराल है। और यहाँ पे शंकर भगवान जी ने जब यज्ञ में उनको नहीं बुलाया था और नाराज हो गए थे तो दक्ष प्रजापति का उन्होंने सर काट दिया था। उसके बाद फिर जोड़ा जब प्रार्थना करने पे सभी के, तो उनको वरदान दिया था कि मैं सावन के महीने में सावन यहाँ दक्ष पे रहूंगा। इसलिए इस क्षेत्र का बहुत ही महत्व है, सबकी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं और पूरे एक महीना सावन में शंकर जी यहाँ विराजमान। प्रदेश भर में 31 जुलाई की रात हुई तेज बारिश के बाद जहां कई जगह आपदा जैसी स्थिति बन गई, तो वहीं कई जगहों पर रास्ते टूट गए हैं। फंसे हुए यात्रियों को और स्थानीय लोगों को निकालने का काम किया जा रहा है। सचिव आपदा प्रबंधन विनोद कुमार सुमन ने बताया कि रेस्क्यू अभियान लगातार जारी है। वैकल्पिक मार्ग के साथ साथ 5 हेलीकॉप्टर भी रेस्क्यू ऑपरेशन में लगाए गए हैं। करीब 1500 लोगों को अब तक रेस्क्यू कर निकाला जा चुका है। पूरे राज्य में लगभग 100 से ज्यादा सड़कें पूरी तरह से बंद है, जिनमें कई मार्ग भी है जिन्हें खोलने का काम किया जा रहा है और जल्द ही सभी रास्तों को पूरी तरह खोल दिया जाएगा। 31 जुलाई को काफ़ी ज़्यादा बरसात हुई है, उससे काफ़ी दिक्कतें भी हुई हैं। कई रास्ते हमारे बाधित हुए हैं। वर्तमान में हमारा केदारनाथ जी का रास्ता बाधित है और कई जगह टूटा हुआ है, जिससे यात्रियों को दिक्कत हो रही है। उस क्रम में हम लोगों ने जो भीमबली और लिंचोली में लोग फंसे हुए थे, उसमें से लगभग 700 से अधिक लोगों को कल रेस्क्यू किया है। जो लोग गौरीकुंड में थे, उसमें काफ़ी लोगों को पैदल निकाला गया है सोनप्रयाग तक। आज सोनप्रयाग का रास्ता पुनः बाधित हुआ है, तो वो थोड़ा सा रास्ता खतरनाक हो रहा है। रोकने की कार्रवाई की जा रही है लोगों को, लेकिन तब भी इक्का दुक्का लोग आ जा रहे हैं। सुबह से आज पुनः 5 हेलीकॉप्टर लिंचोली और भीमबली में तैनात किए गए हैं। उनसे लगातार रेस्क्यू का कार्य किया जा रहा है, लोगों को नीचे लाया जा रहा है। 24 जुलाई से शुरू हुई कांग्रेस की केदारनाथ बचाओ यात्रा कांग्रेस नेता प्रतिपक्ष और वरिष्ठ नेता राहुल गांधी की अपील पर स्थगित कर दी गई है, जिसे लेकर भाजपा ने कांग्रेस पर तंज कसते हुए कहा कि कांग्रेस केदारनाथ सीट पर उपचुनाव को लेकर राजनीति कर रही है। उत्तराखंड में धामों की स्थिति और बेहतर बनाने के लिए केंद्र और राज्य सरकार गंभीरता से काम कर रही है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस केदारनाथ के विषय को हाईलाइट करके राजनीति करना चाहती है, जबकि कांग्रेस के वरिष्ठ नेता सनातन को खत्म करना चाहते हैं। उन्होंने राम के अस्तित्व को स्वीकार नहीं किया तो वो केदारनाथ के अस्तित्व को किस तरह से बखान कर रहे हैं, जो कि समझ से परे है। कांग्रेस की केदारनाथ बचाओ यात्रा का कोई औचित्य नहीं है। केदारनाथ विधानसभा का चुनाव होना है, स्थानीय निकाय चुनाव होने हैं, इसलिए केवल केदारनाथ के को विषय बना करके, केदारनाथ के विषय को हाईलाइट करके वो राजनीति करना चाहते, जबकि कांग्रेस की हकीकत तो यह है कि वो सनातन को समाप्त करना चाहती है। उन्होंने राम के अस्तित्व को स्वीकार नहीं किया, तो वो केदारनाथ जी को के अस्तित्व को किस प्रकार से जो है बखान कर रहे हैं, ये मेरी समझ से परे है। प्रश्न चिन्ह कांग्रेस के ऊपर खड़ा होता है। अब वो यात्रा निकालें, यात्रा स्थगित करें, जिस यात्रा का कोई औचित्य नहीं है उसको जारी रखना, उसको स्थगित करना, उसको पुनः प्रारंभ करना, उसका कोई औचित्य नहीं बनता है। उत्तराखंड सरकार ने एक आदेश जारी किया है कि कोई भी व्यक्ति कहीं पर भी हो वर्चुअल रजिस्ट्री कर सकता है। वहीं इसी को लेकर पूरे प्रदेश में अधिवक्ताओं का धरना चल रहा है। विकास नगर बार एसोसिएशन के द्वारा भी अनिश्चितकालीन धरना किया जा रहा है। बार एसोसिएशन के अध्यक्ष विजयपाल सिंह चौधरी ने कहा कि सरकार अपने शासनादेश को वापस नहीं ले लेती तब तक ये धरना चलेगा। वर्चुअल रजिस्ट्री होने से सभी अधिवक्ताओं का कार्य खत्म हो जाएगा। द्वारा एक शासनादेश लागू किया गया है कि सही रजिस्ट्री वर्चुअल होगी। तो वर्चुअल रजिस्ट्री होने से जो है हमारे अधिवक्ताओं का अधिकतम कार्य खत्म हो जाएगा। सब अधिवक्ता परेशान है, जबकि हमारी सरकार कहती है कि सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, लेकिन यहाँ सब रोजगार खत्म किए जा रहे हैं। हम अधिवक्ताओं के साथ अधिकांशतः स्टाफ मेंबर लगे हुए हैं, हमारे टाइपिस्ट हैं। जब रजिस्ट्री वर्चुअल हो जाएगी तो अधिवक्ता पर मोस्टली जो हमारे युवा अधिवक्ता है उनसे अधिकतर काम छिन जाएगा। तो हमारा सरकार से ये कहना है कि जब तक ये वर्चुअल रजिस्ट्री का आदेश आप वापसी नहीं लेंगे तब तक हम सभी लोग पूर्णतः कार्य से विरत रहेंगे और हम कोई कार्य नहीं करेंगे। जितनी भी यहाँ पे रजिस्ट्री होंगी
वो सारी वर्चुअल माध्यम से होगी। आदमी दिल्ली में बैठा हुआ है, दिल्ली से ही ऑनलाइन जुड़ेगा, वो रजिस्ट्री अपनी करवा लेगा। तो हमारा सरकार से निवेदन है, ये मांग है कि कहीं ना कहीं उसमें अधिवक्ता का रोल जरूर होना चाहिए, कि जो रजिस्ट्री हो रही है उसमें अधिवक्ता का रोल जरूर होना चाहिए। हम सरकार से ये भी मांग कर रहे हैं, आप कहते हैं सबका साथ सबका विकास, ठीक है, सबका विश्वास, आप रोजगार देने की जगह आप रोजगार को छीन रहे हैं।